आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और वह है ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर जो है एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वह एक ऐसा करंट होता है जिसके वोल्टेज और करंट को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। और यह संभव होता है किसकी मदद से? ट्रांसफार्मर की मदद से। ट्रांसफार्मर जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और यू कैन से म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड एक डिवाइस होती है। इसमें क्या किया जाता है, आप थोड़ा सा समझिएगा। ये जो हमने बनाया है ये एक्चुअली आपको क्यूबॉइडल टाइप दिख रहा है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ऐसी आप कह सकते हैं पत्तियां हैं, मतलब कि ऐसी स्ट्रिप्स हैं। और ये स्ट्रिप्स जो हैं, इनको ऐसी स्ट्रिप्स को हमने एक दूसरे के, देखिए ऐसी शेप की हमने स्ट्रिप ली और ऐसी स्ट्रिप्स, मेटेलिक स्ट्रिप्स को हमने एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 करके लगा दिया है। तो ये एक्चुअली क्या बताया गया है, ऐसा स्टैक ऑफ क्या बताया गया है, स्ट्रिप्स बताया गया है, मेटेलिक। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, यहां एक कॉइल लगाई है, ये प्राइमरी कॉइल है। क्या है यह? प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, और इसमें हमने क्या लगाया है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया है। ठीक है, और इधर जो है हमने क्या किया हुआ है, सेकेंडरी कॉइल लगाई हुई है। ये सेकेंडरी कॉइल है और जो सेकेंडरी कॉइल है यह इससे लिंक्ड है। लिंक्ड होने का मतलब यह होता है कि यदि इसके फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो इसके कारण इसके फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो यह थोड़ा सा आपको समझना था, जो कि आप, मुझे पता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है, यही तो म्यूचुअल। क्या होता है यहाँ पर कि ये जो है ये प्राइमरी कॉइल है और यह सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल जो होती है, प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा होता है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा होता है। अब क्या होता है कि अगर इसमें करंट में चेंज आएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा। यदि इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो इसके लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा और उसके कारण इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जो है उसके कारण एक ईएमएफ जनरेट होता है, उसके कारण करंट, क्लोज सर्किट में करंट जनरेट होता है और वो करंट जो है यहाँ पर आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। ओके, दैट करंट गिव्स यू आउटपुट। तो इस तरह से ये जो है ट्रांसफार्मर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है फ्लक्स जो है वह लिंक्ड हो रहा है और उसके कारण जो है ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये आपको समझना है। अब देखिए, अप्लाइड ईएमएफ जो है वह क्या है, प्राइमरी, इसमें जो अप्लाइड ईएमएफ है वह हो जाएगा E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन 1, ये प्राइमरी कॉइल में है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होता है कि अगर यहाँ पर आपको पता है कि ये कॉइल है, इंडक्टर है, तो इंडक्टर में क्या होता है कि अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है इंडक्टर में, आपको पता है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो पावर लॉस कुछ भी नहीं होता है। अब अगर हम मान लें कि जितना फ्लक्स इधर है उतना ही यहाँ लिंक्ड हो गया, 100% फ्लक्स लिंक्ड हो गया, तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि जितना फ्लक्स यहाँ से यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है उतना ही फ्लक्स लिंक्ड भी हो गया है ना, मतलब लॉस कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब आप देखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ईएमएफ अगर जनरेट हो रहा है हर टर्न में, तो वो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, ईएमएफ जनरेटेड पर टर्न, तो वो किसके इक्वल होता है, ईएमएफ होता है डी फाई बाय डी टी। ईएमएफ इज डी फाई बाय डी टी। ठीक है कि नहीं? अब प्राइमरी, याद रखिए, जितना ईएमएफ पर टर्न इधर जनरेट होगा उतना ही ईएमएफ पर टर्न इधर भी जनरेट होना चाहिए, है ना, इक्वल ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज उतना ही है। अगर फ्लक्स में चेंज उतना ही है तो डी फाई बाई डी टी सेम है, अगर तो क्या होना चाहिए, सेम ईएमएफ जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी दोनों में सेम होगा। अब देखिए, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि प्राइमरी में ईएमएफ है ईपी और इसमें आ जाएगा अपॉन एनपी और इधर आ जाएगा ईएस और अपॉन आ जाएगा एनएस। कहने का क्या मतलब है, ये ईएमएफ पर टर्न है, प्रत्येक टर्न में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है वह है ये। और याद रखिए कि वह कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ईएमएफ जनरेटेड हियर इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी करते हैं
तो वो ई टर्न देगा, और ऐसे ही ईएमएफ इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर है कि देखो भाई एनएस जो होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जो है, अच्छा दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं भाई, है ना। एक होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और एक होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है, ऐसे दो तरह के ट्रांसफार्मर पाए जाते हैं। जिनमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज़्यादा होते हैं उसको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम होते हैं उसको कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों कहते हैं ये भी हम देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कहते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन को थोड़ा सा देख लूँ तो आपको पता है ये हो जाएगा ES अपॉन EP, ES अपॉन EP, एंड दैट इज इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP, NS अपॉन NP। क्लियर है, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। क्लियर। अब क्या होता है कि ये ES अपॉन EP NS अपॉन NP के इक्वल है। आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जो है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी यदि वो ग्रेटर देन NP है, अगर है तो यहाँ से EMF अक्रॉस सेकेंडरी इज ग्रेटर देन EMF अक्रॉस प्राइमरी हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कैसा कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और यदि NS इज लेसर देन NP है तो उस केस में ES इज लेस देन NP हो जाएगा, और उस केस में हम इसको कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है। अब ये जो NS अपॉन NP होता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी, ये जो होता है इसको कहते हैं K, एंड दिस K इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। यानी ये जो है डिसाइड करेगा। आप देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, इफ़ K इज़ ग्रेटर देन 1 तो ये हो जाएगा स्टेप अप। लेकिन अगर ये K इज़ लेस देन 1 है तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन, ओके। तो इस तरह से स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स जो हैं वह होते हैं, और बेसिकली यह बेस्ड किस पर हैं, आपके म्यूचुअल इंडक्शन पर सिंपली बेस्ड हैं। ठीक है। अब इसमें एक और बात है कि अगर पावर लॉस नहीं हो रहा है, देखिए मतलब जितना फ्लक्स यहाँ पर था उतना ही फ्लक्स इधर भी जा रहा है, कोई लिंकिंग का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो इसमें जितनी पावर होगी उतनी पावर इसमें होना चाहिए। कहने का मतलब है पावर क्या होती है, पावर इन सेकेंडरी शुड बी इक्वल टू पावर इन प्राइमरी। पावर इन सेकेंडरी होता है ES इंटू IS, और इसमें होता है EP इंटू IP, बराबर है। अच्छा, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले रिलेशन से आप लिख सकते हैं ES अपॉन EP। आपको ES अपॉन EP चाहिए ना, हाँ ठीक है। ES अपॉन EP जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा, ES अपॉन EP इज IP अपॉन IS, IP अपॉन IS। ठीक है, और आपको पता है कि ES अपॉन EP किसके इक्वल होता है, NS अपॉन NP के इक्वल होता है, NS अपॉन NP के इक्वल होता है। अब देखिए ये जो रिलेशन है, यहाँ से आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यदि ये इक्वल है ना, कि यदि सेकेंडरी, देखिए NS इज ग्रेटर देन NP है और ES इज ग्रेटर देन EP है, ठीक है ना, और इट इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS, तो इसका मतलब क्या, IP इज ग्रेटर देन IS हो जाएगा। यानी अगर NS इज ग्रेटर देन NP है, NS इज ग्रेटर देन NP है, ठीक है, NS इज ग्रेटर देन NP है, तो IP इज ग्रेटर देन IS हो जाएगा। मतलब अगर, और उस केस में क्या है, देखो NS इज ग्रेटर देन NP है तो ES इज ग्रेटर देन EP है। मतलब सेकेंडरी कॉइल में अगर EMF बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, EMF बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में करंट कम हो रहा है ना। मतलब देखो ये जो रिलेशन है, अगर EMF सेकेंडरी कॉइल में बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, यह है वह बात जो कि एक्चुअली क्या करती है, पावर को कांस्टेंट रखती है, और इस तरह से यह जो है ट्रांसफार्मर काम करता है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द concept behind the transformer. Thank you very much.
हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।